हेलो गाइस, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपने लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फेयॉल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं जाके देखा है सो गो एंड वॉच आउट, लिंक इज गिवन ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन होता है यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स और ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो नाउ। हमने रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज तक कंप्लीट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ऑथोरिटी, डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इन फ्यू हैंड्स, जो किसके पास होती है, सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में इसका अपोजिट होता है, मतलब कि डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डेलीगेट कर दिया जाता है थ्रू आउट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लाइक एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हम सेंट्रलाइज टेक्निक से काम चला लेंगे, लेकिन एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होना भी जरूरी है और डिसेंट्रलाइजेशन होना भी जरूरी है। तो फेयोल का कहना ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ना कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए और दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। लाइक जितने भी मेजर डिसीजन है, सेटिंग अप ऑफ गोल्स, प्लान्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज, ये सब सेंट्रलाइज हो सकती हैं। लाइक ये सब डिसीजन कौन लेगा, सिर्फ और सिर्फ टॉप मैनेजमेंट। लेकिन और जो एक्टिविटीज हैं रूटीन वर्क की, सच एज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, असाइनमेंट ऑफ टारगेट्स टू वर्कर्स, ये सब डिसेंट्रलाइज हो सकता है। मतलब इसकी जो अथॉरिटी है ये अदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को प्रोवाइड हो सकती है। तो फेयोल का कहना बेसिकली ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, बैलेंस रखना दोनों के बीच में बहुत जरूरी है। तो उससे क्या होगा कि लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को वेट नहीं करना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन से, क्योंकि हर किसी के पास उनकी अथॉरिटीज होगी डिसीजन लेने की, और आप जो भी टारगेट अचीव करने के लिए काम कर रहे हो वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो पाएगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो पाएंगे टाइमली। फिर आता है आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन होता है आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और लाइन ऑफ ऑथोरिटी। तो फेयोल का कहना ये था कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन एक चेन के थ्रू फ्लो होनी चाहिए। लाइक ई को डी तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी है तो वो डायरेक्ट डी से नहीं बात करेगा, ए बी को बताएगा, बी सी को और सी डी को। तो एक प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए चेन के थ्रू। इससे क्या होगा कि हर एक मेंबर के पास इंफॉर्मेशन रहेगी और कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझे तो पता ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, लाइक ई को ओ से कुछ बहुत अर्जेंट बात करनी है, इमरजेंसी का केस है कि अभी के अभी डिसीजन लेना है, तो वो क्या करेगा, गैंग प्लैंक के थ्रू डायरेक्ट बात कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब बहुत अर्जेंट हो। गैंग प्लैंक होता है आपका शॉर्टर रूट ऑफ कम्युनिकेशन, जो इसीलिए प्रोवाइड करा जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी डिले ना हो डिसीजन लेने में, तो ऐसे में वर्कर भी टॉप मैनेजमेंट से डायरेक्ट बात कर सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली गैंग प्लैंक इज यूज्ड। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब किसी को कमांड देना या ऑर्डर देना नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब ये है कि हर एक पर्सन की, हर एक मटेरियल की एक सुटेबल और राइट प्लेस होनी चाहिए ताकि वो चीज़ अप्रोप्रिएट टाइम पे मिल जाए और किसी की भी टाइम ना वेस्ट हो और एनर्जी ना वेस्ट हो। तो फेयोल का कहना ये था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज की एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स a right person should be placed at right job and a right thing should be placed at the right place. दैट मीन्स लाइक सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है वो सेल्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ना कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। अगर वो अपने डिपार्टमेंट में नहीं होगा, ठीक है, अपनी फिक्स प्लेस में नहीं होगा, ऐसी रॉ मटेरियल अपनी जगह पे नहीं अवेलेबल होगा, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी और आपका जो भी काम है उसमें उसको कंप्लीट करने में डिले हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक चीज़ की एक फिक्स्ड और प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए ताकि वो चीज जब भी हमें चाहिए वो उस टाइम पे वहां पे अवेलेबल हो। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो फेयोल ने ये एडवोकेट करा था कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ एक्सेट्रा इन सब के ऊपर।
हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, कोई पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। मैनेजर्स को हर एक वर्कर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लाइक सेम डिपार्टमेंट का बंदा है, एक को ज़्यादा सैलरी मिल रही है सेम वर्क करने की और एक को कम, तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय डिमोटिवेट हो जाएगा कि मेरे साथ तो पार्शलिटी हो रही है। ठीक है, वो अपना काम लॉयल्टी के साथ नहीं करेगा, फुल एफर्ट्स लगा के नहीं करेगा। लाइक आपके साथ ही स्कूल्स में ऐसा होता है कि आपके टीचर अगर आपके साथ पार्शलिटी करें तो आप नाराज हो जाते हो या फिर आप बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो कि ऐसा टीचर ने क्यों करा। तो इसीलिए किसी भी मैनेजर को किसी भी वर्कर के साथ पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। लाइक नाउअडेज इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन टू राइज, सो देयर शुड बी इक्विटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयज भी मोटिवेट रहेंगे और लॉयल्टी और डिवोशन के साथ अपना काम करेंगे और रिलेशन अच्छा रहेगा मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में। फिर आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो फेयोल का कहना ये था कि देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर, मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय एक बार सिलेक्ट हो जाता है उसको एक मिनिमम टाइम देना चाहिए टू सेटल डाउन। जैसे ही वो अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहा है, वहाँ लोगों से घुल मिल रहा है, अच्छी तरह काम करना स्टार्ट कर रहा है, आप वैसे ही उसका ट्रांसफर कर दोगे तो ना वो कुछ सीख पाएगा और वेस्टेज ऑफ टाइम अलग होगा और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होगा। सो देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर ऑफ द एम्प्लॉयज। और मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज, जिससे वो अपने काम पे फोकस कर पाए और अपने मैक्सिमम एफर्ट्स दे पाए। नेक्स्ट इज द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। सो फेयोल ने ये सजेस्ट करा था कि एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। इनिशिएटिव मीन्स खुद का कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आना। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं और सेटिस्फाई रहते हैं। सो इनिशिएटिव मीन्स मैनेजर को प्लान सेट करने से पहले एम्प्लॉयज के आइडियाज और सजेशन को भी सुनना चाहिए और उनको अलाउ करना चाहिए कि वो अपना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दें। इससे क्या होगा कि वो मोटिवेट रहेंगे और सेटिस्फाई भी रहेंगे कि हमसे भी पूछा जा रहा है। और अगर एक बार प्लान सेट हो गए, एम्प्लॉयज को उनको फॉलो और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो एम्प्लॉय के सजेशन के अकॉर्डिंग हो या ना हो, वो उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, फिर उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर स्प्लिट द कॉर्प्स। स्प्लिट द कॉर्प्स मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को एक साथ मिल के काम करना चाहिए, हर किसी को एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, एक टीम की तरह काम करना चाहिए। तो फेयोल का कहना ये था कि मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट को और ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वहाँ पे हार्मनी होनी चाहिए। हर किसी मेंबर को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट को एक दूसरे को समझना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, तब जाके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। सो दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। जब हर एक एम्प्लॉय टीम में काम करेगा तो उससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा और कोऑपरेशन होगा। एंड मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी। मैनेजर को ऐसे काम नहीं करना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ, मैनेजर को ऐसे काम करना चाहिए कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं। सो बेसिकली स्प्रेड द कॉर्प्स का मतलब क्या है कि हर एक मैनेजर को और एम्प्लॉय को टीम में काम करना, नॉट एज एन इंडिविजुअल।